अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास दुनिया के ज़मीर पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनकर उभरा है। पाकिस्तान का किरदार आज एक बार फिर नुमाया है। हमने हमेशा उसूली मौक़िफ़ अपनाया, चाहे आलमी ताकतें मुखालिफ हों या नज़रअंदाज करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ इस इजलास में शरीक हैं। आलमी रहनुमाओं से उनकी अहम मुलाकातें तय हैं और वाइट हाउस ने तस्दीक कर दी है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि दो रियासती हल ही अमन का वाहिद रास्ता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी दो टोक कहा है कि फ़लस्तीनी रियासत एक हक है, इनाम नहीं है। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अब फ्रांस ने फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया है। उधर भारतीय कांग्रेस ने मोदी की फ़लस्तीन पॉलिसी को शर्मनाक और इखलाकी बुज़दिली करार दिया है। सवाल यह है कि क्या भारत, जो खुद कश्मीरियों को हक़ खुदइरादियत से महरूम रखे हुए है, फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ देने का इखलाकी हकदार है? और क्या पाकिस्तान को सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे के बाद ग्रेटर इसराइल और अखंड भारत के गठजोड़ के खिलाफ पहले से ज्यादा चौकन्ना नहीं होना चाहिए? नाज़रीन, दूसरी तरफ ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला ने इसराइली पेश मुस्तरद कर दी है। कहा है कि अस्कलान नहीं, हम गजा जाएंगे। तो सवाल यह है कि अगर आम इंसान जुल्म के हिसार तोड़ने को तैयार हैं तो आलमी ताकतें खामोश तमाशाई क्यों बनी हुई हैं? क्या ये खामोशी इसराइल की जारहियत की शराकतदारी नहीं है? इन्हीं तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए, इन सवालों के जवाबात जानने के लिए सबसे पहले मैंने दावत दी है साबिक मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा मुनीर अकरम साहब को। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, आपसे मैं ओवरऑल सिचुएशन पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान की सिफारती महाज पे जो कामयाबी है उस हवाले से, फिर अक़वाम मुत्तहिदा में जो इजलास हो रहा है, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन, वज़ीर आज़म साहब खिताब भी करेंगे, फिर उनकी मुलाकात होने जा रही है ट्रंप से। सर, पूरी सिनेरियो को आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? कितनी बड़ी सिफारती कामयाबी है पाकिस्तान के लिए? जी, हमने बहुत अहम स्टेप्स में कामयाबी हमने की है। हम जो स्पेशली जो 4 दिन की हमारी जंग हुई है हिंदुस्तान के साथ, उसके बाद में दुनिया थोड़ी जाग उठी है कि पाकिस्तान भी एक बड़ी ताकत है और जो हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकता है और अपनी जो सिफारती महाज पे भी वो सही तरह से पॉलिसीज़ चला रहा है और जिसमें हमने अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं। सब बड़ी जो ताकतें हैं दुनिया की, उन सब के साथ पाकिस्तान ने अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं और वो हमारी बड़ी कामयाबी है और वो दुनिया अभी रिकग्नाइज करती है। और ये अक़वाम मुत्तहिदा की जो सेशन हो रहा है उसमें वो रिकग्निशन पेश आ रही है और नज़र आ रही है दुनिया को। मुनीर अकरम साहब, आप किस तरह से देखते हैं कि अगर मार्का हक ना होता, पाकिस्तान की कामयाबी ना होती, फिर स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट जो हमारा सऊदीया के साथ हुआ है, अगर ये सब कुछ ना होता तो जो ट्रंप के साथ अहम रहनुमाओं की मुलाकात होने वाली है, आपको लगता है कि पाकिस्तान उस टेबल पे मौजूद होता? जी, मुझे कोई शुबा नहीं है कि हम नहीं होते वहाँ। ये हमारी कामयाबी और हमारी डिप्लोमेसी की वजह से हमें इस अहम ग्रुप में शामिल किया गया है। तो हमने लीडरशिप रोल तो ज़रूर हमने फ़लस्तीन के मसले पे, दूसरे मसलों पे लीडरशिप रोल तो हर वक्त हमने अदा किया है। पर ये रिकग्निशन जो है हमारी अहमियत की, वो ये 4 दिन की जंग हुई है, हमारी कामयाबी हुई है और हमारी जो डिप्लोमेटिक पोस्चर रहा है, उन सब की वजह से ये पाकिस्तान को एक रिकग्निशन मिल गया है। मुनीर साहब, इतनी बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी, सिफारती महाज पे भी, जंगी मैदान में भी पूरी दुनिया पाकिस्तान की अफवाज की मोतरफ भी है और पाकिस्तान को बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है। भारत को ये सब कुछ एक आंख नहीं भा रहा। आपको लगता है कि भारत कुछ ना कुछ प्लान कर रही है, कुछ उनकी तरफ से हमें कुछ मूव नज़र आ सकता है? ज़रूर, भारत को बहुत बड़ा धचका लगा है 4 दिन की जंग में। उसके बाद में जो उनको डिप्लोमेसी में जो शिकस्त हुई है बहुत तरफ से, तो वो तो पूरी कोशिश करेगा कि इसको रिवर्स करने के लिए वो अपने ताल्लुकात अमेरिका से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के साथ भी कुछ इधर उधर
कर रहे हैं, रूस के साथ वो कर रहे हैं। तो मुझे कोई शक नहीं है कि उन्होंने पूरी कोशिश करनी है जो उनकी जो सेटबैक्स हुए हैं उसको रिवर्स करने के लिए। और ऑब्वियसली वो ये पाकिस्तान के खिलाफ तो उन्होंने वो करना ही करना है। और जो कुछ वो बलूचिस्तान में फ्रंटियर में जो सैबोटाज सबवर्जन करवा रहे हैं वो जारी रहेगा। वो इंटेंसिफाई हो गया है ये 4 दिन की जंग के बाद में। तो हमने तो ऑब्वियसली अपनी बिल्कुल हमने खबरदार रहना। हिंदुस्तान के सामने हमने हर वक्त खबरदार रहना कि वो कुछ न कुछ वो शैतानी करेंगे हमारे। ठीक है मुनीर साहब, मैं आपसे अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से भी पूछना चाहती हूँ। आप ये बताइएगा कि 80वीं सालगिरह अक़वाम मुत्तहिदा मना रहा है, इस सिलसिले में इजलास भी हो रहा है, लेकिन आप अक़वाम मुत्तहिदा को कहाँ पे स्टैंड करता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि जो भी करारदादें होती हैं, अगर हम टू बी स्पेसिफिक इसराइल की बात करें तो इसराइल उसको मानता नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा मनवा नहीं सकता। अभी अक़वाम मुत्तहिदा में जो तमाम ममालिक शामिल हैं और ख़िताब भी कर रहे हैं, आपको लगता है कि कोई अमली तौर पे भी इसके नताइज मिलेंगे? और स्पेशली गज़ा को लेके अगर हम बात करें तो बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल के बाद अब फ्रांस ने भी उसको रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया है। सर, इसका कोई फ़र्क पड़ेगा? इसराइल पे कुछ फ़र्क पड़ेगा इसका? देखें, दुनिया में एक तो इंटरनेशनल लॉ होता है जी जी, और दूसरी तरफ इंटरनेशनल जो नेशनल पावर है वो होता है। सही। तो दोनों को अलाइन करना है। अगर कुछ चीज़ करवानी है तो इंटरनेशनल लॉ के तहत होनी चाहिए, और उसके पीछे जो सब बड़ी ताकतें हैं वो इकाई इत्तेहाद उनमें हो तो वो इन्फोर्स हो सकता है। तो अब ये फ़लस्तीन के मसले में, कश्मीर के मसले में इंटरनेशनल लॉ तो अपनी जगह पर है। सलामती काउंसिल की करारदादें हैं, इंटरनेशनल कोर्ट की डिसीशंस हैं, पर जो पावर है वो इजराइल अमेरिका की पीठ के पीछे वो अपना पावर इस्तेमाल कर रहा है, और उसको अमेरिका की प्रोटेक्शन की वजह से उसको एक इम्प्यूनिटी मिली। सही। तो सब में बड़ी बात यह है कि हमने दुनिया को तो दिखाना है कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, जो कानून है वो क्या है। वो हम करेंगे, कर रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा में। पर उसके साथ ही हमने जो ताकत है जो इजराइल को बचा रही है, जो जिसके पीठ के पीछे इजराइल काम कर रहा है, उसको हमने कन्विंस करना है कि जी ये गलत है, ये आपके हक में भी नहीं है, दुनिया के हक में भी नहीं है, खित्ते के हक में भी नहीं है, तो आप इनको रोकें। मुनीर साहब, मैं ट्रंप के किरदार की बात करना चाहूँगी। जिस तरह से आपने कहा कि इसराइल को मुकम्मल पुष्टपनाही हासिल है अमेरिका की, अगर अमेरिका की सपोर्ट ना हो तो इसराइल जो कर रहा है वो कर सकेगा। और ट्रंप की जो पर्सनालिटी है, जो उनका ड्यूअल कैरेक्टर है, एक तरफ वो अमन की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो बात करते हैं कि इसराइल को हमारा असलहा जा रहा है और इसराइल को भी मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। तो किस तरह से आप ट्रंप के किरदार को देखते हैं, और कौन सी ऐसी ताकत है जो प्रेशराइज कर सकती है अमेरिका को कि ऐसा ना करें? जी देखें, अमेरिका तो बहुत बड़ी ताकत है, और उसको प्रेशराइज करना मुश्किल है, पर पूरी दुनिया अगर साथ खड़ी हो जाए, और जिस तरह से भी अरब और इस्लामी मुल्क साथ हो गए हैं और वो कलेक्टिवली ट्रंप साहब से मिल रहे हैं, तो उनको भी, अमेरिका को भी देखना होगा कि इतने सारे मुल्क हैं, इसमें सब मिडिल पावर्स हैं, तुर्की, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया। तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो हमें उन्होंने देना है कि जी हमारी कोई बात को उन्होंने मानना है। तो इसी तरह से डिप्लोमेसी में इसी तरह से प्रेशर दिलवाया जाता है, डिप्लोमेटिक मूव्स, और उनको कुछ शर्मिंदा करें कि जी आप इतने बड़ी मुल्क है, आप चाहते हैं कि हर तरफ आप पीस करें, तो फिर यहाँ पीस ले आइए, फिर कुछ करें।
मुनीर इजराइल अकरम को साहब, रोके। आप गजा का फ्यूचर क्या फोरसी कर रहे हैं? गजा में जो बर्बरियत इसराइल की तरफ से जारी है, आपको लगता है कि किसी तरह से भी पीस मेकिंग का जो प्रोसेस है वो हो सकेगा? और ट्रंप जो कि बड़ा दावा करते हैं कि वो पीस मेकर हैं और बड़ी बड़ी जंगें उन्होंने रुकवाई हैं और क्रेडिट भी लेते हैं, क्या इस जंग को रुकवाने में वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं? जी जरूर कर सकते हैं किरदार, वो जरूर उनकी बड़ी अहम कंट्रीब्यूशन हो सकती है। पर उनको जो इजरायली लॉबी है उन्होंने वो रोकती है और उनको उनको एक मेरे ख्याल में कुछ बोल्डनेस दिखानी पड़ेगी इजरायली लॉबी के सामने, और नेतन्याहू को रोकना पड़ेगा, क्योंकि जब तक के उन नेतन्याहू पे अमेरिकन प्रेशर नहीं आता है तो वो नहीं रोकेगा। वो उसको प्रोटेक्शन जब तक है तो वो तो नहीं रोकेगा। मुनीर साहब, पर ग्रेटर ट्रंप साहब इसराइल को का भी ख्वाब सिर्फ नेतन्याहू का है या ट्रंप का भी यही ख्वाब है? जी नेतन्याहू का ख्वाब है, पर अगर वो इस ख्वाब के तहत एक्शंस लेते हैं तो हमने देखना है कि अमेरिका उसको रोकेगा या नहीं रोकेगा। अब तक मुझे कोई इस पे क्लैरिटी नहीं है कि किस तरफ अमेरिका जाएगा। उन्होंने दोनों तरफ की बात की है, उन्होंने पीस प्लान की भी बात की है, उन्होंने सॉल्यूशन की भी बात की है, पर उन्होंने फ़लस्तीनी स्टेट का मानने की बात नहीं की है। जी। तो इसमें अब तक क्लैरिटी नहीं है कि जी अमेरिका चाहता क्या है आखिर। सर मुझे ये बताइएगा कि अरब ममालिक अगर इकट्ठे हो जाते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से ये तजवीज़ गई थी कि अरब नेटो बनना चाहिए, कितना नागुज़ीर है इस वक्त अरब नेटो बनना और इस्लामी ममालिक का मुत्तहिद होना? क्योंकि हमने देखा कि कतर जो कि बहुत बड़ा एला है अमेरिका का, इसराइल ने उस पर भी अटैक कर दिया और उसके बाद ही हमने देखा कि एक स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट हुआ सऊदी और पाकिस्तान के दरमियान। आपको लगता है एक तो ये कि इस अग्रीमेंट में दीगर ममालिक भी शामिल होंगे, और कितना ज़रूरी है अरब ममालिक का इकट्ठा होना, मुस्लिम ममालिक का इकट्ठा होना? जी हमने इकट्ठा तो होना है, इकट्ठा अरब और इस्लामी दुनिया अगर इकट्ठे नहीं होते हैं तो हम अकेले एक दो मुल्क सामना नहीं कर सकते हैं। जो इजराइल का जो पावर है और उनका इन्फ्लुएंस है, तो हमने इकाई तो दिखानी है, इकट्ठा होना है। अब किस तरह से हों, ये नेटो का जो कंपैरिजन है ये कोई सही कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्यों बहुत मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस मुख्तलिफ हैं, हमारे आपस में भी कोई इश्यूज हैं। नेटो की तहत की तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन बनने में टाइम लगेगा, तो हमने कोशिश करनी चाहिए कि इत्तेहाद हो, यूनिटी हो आपस में, और काफ़ी सारी चीज़ों पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मिलिट्री, सब चीज़ों पर हम कोऑपरेट करना शुरू करें, तो उसके बेसिस के ऊपर एक फाउंडेशन फिर हम बना सकते हैं जिसको ट्रांसलेट करें एक यूनिटी और यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब, साबिक मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने यही कहा है कि जो अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद है वो बहुत ज़रूरी है, वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन अगर आज से हम बुनियाद रखें तो आगाज़ हम कर सकते हैं। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम कुछ दीगर मेहमानों से भी गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो रहा है तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आज डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकातें होनी हैं अरब और मुस्लिम रहनुमाओं की, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अमन के हवाले से कुछ तजावीज़ पेश करने वाले हैं। इससे पहले हमने देखा है कि बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल के बाद फ्रांस ने भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया, और इस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा के कुल 193 ममालिक में से 147 ममालिक ऐसे हो गए हैं जिन्होंने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मोहसिन बेग साहब, सीनियर एनालिस्ट, और आमिर ज़िया साहब जो कि एंकर पर्सन और सीनियर एनालिस्ट हैं, मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। बेग साहब, आगाज़ आपसे करना चाहूँगी और आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आज जो अहम मुलाकात होने जा रही है डोनाल्ड ट्रंप से अरब और मुस्लिम रहनुमाओं की, जिसमें अपेरेंटली कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अमन के हवाले से कुछ तजावीज़ देंगे, क्या ये तजावीज़ वाकई अमन ला सकेंगी या फिर फ़लस्तीनी हक़ खुद इरादियत पर एक और सौदा होगा? ये बहुत शुक्रिया। बेसिकली तो जो यूनाइटेड नेशन का
सालाना इजलास होता है, उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट एक डिनर देते हैं, उसमें तकरीबन सारे ही जितने भी ममालिक सरबराहान शिरकत करते हैं, उनका एक डिनर होता है। तो उसमें वैसे एजेंडे पे कुछ स्पेशली कोई चीज़ होती नहीं जिससे आप कह लें कि वो स्पीच होगी या कुछ मैसेज ऐसा क्लियर होगा। इट्स अ सिंपल डिनर, वो वेलकम करते हैं सबको। लेकिन जो इस असेंबली की खास बात यही है जो आपने अपने इंट्रो में बताई कि इतने सारे यूरोपियन और दीगर ममालिक ने फ़लस्तीन को जो तस्लीम किया और ख़ासकर जो यूरोपियन कंट्रीज़ ने किया है, वो नेचुरली अमेरिका की जो सफारतकारी थी उसको नेगेट करता है, क्योंकि अमेरिका ने कभी भी उनको आगे नहीं आने दिया यूरोपियंस को, और ये कोशिश की कि वो जिस तरह वो फ़लस्तीन के ऊपर जो है गुमगू का शिकार थे, कभी कोई बात करनी, लेकिन दरे पर्दा और वैसे भी फुल के वो सपोर्ट इजराइली को कर रहे थे। तो अब यूरोपियंस ने ये देखा है कि जो जुल्म और जो कुछ हुआ उसमें नेचुरली उन्होंने फ़लस्तीन रियासत को एक ऐसी स्टैंप लगा दी है जो अभी शायद अमेरिका या इजराइल के लिए उसको ख़त्म करना नामुमकिन सा होगा। तो अगर आज ट्रंप साहब अगर ये कोई ऐलान भी करते हैं या कोई ऐसी तजवीज़ देते हैं तो वो बहुत ही अजीब सी तजवीज़ होगी जो पीस के लिए। पीस तो देखिए इनके बिहाफ पे जो इजराइल कर रहा है वो पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है। जो कुछ हुआ उससे बड़ा जुल्म शायद इस सदी की हिस्ट्री में तो नहीं होगा, जो जैसे ये इन्होंने फ़लस्तीन में नस्ल कुशी की और जिस तरह ये किए जा रहे हैं, तो उसमें ट्रंप साहब क्या मैसेज देंगे पीस का, वो तो एक बड़ी अजीब सी बात है। हालांकि ये चाहते तो सीज फायर करवा सकते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। लोग आमिर ज़िया साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। आमिर ज़िया साहब, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस हों, सऊदी अरब हो या दीगर ममालिक हों, वो ये कह रहे हैं कि दो रियासती हल जो है वही अमन का वाहिद रास्ता है। फ़लस्तीन के मामले में फ़लस्तीन इसराइल की जंग में दो रियासती हल आपको मुमकिन नज़र आ रहा है? और जिस तरह से बेग साहब भी बात कर रहे थे, अगर ट्रंप चाहें तो सीज़ फायर हो सकता है, क्या किरदार अदा कर सकते हैं ट्रंप? देखिए, मंतकी बात तो ये है कि दो रियासती हल की तरफ जाया जाए, और आप देखें कि दुनिया की जो है वो इसी बात को तस्लीम भी कर रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल होता है कि जी अमेरिका बहादुर जो है वो इस बात के लिए तैयार नहीं है, और बड़ा उन्होंने वाज़ेह अल्फाज कह दिया, यानी कि जो इजराइल का मौक़िफ़ है कमोबेश वही जो है अमेरिका का भी मौक़िफ़ है। अच्छा, फिर एक हकीकत बात ये भी है कि जिस तरह से इनग्रेस कब्जा किया है, ऑक्युपाई किया है फ़लस्तीन के मुख्तलिफ हिस्सों को, तो उसमें जो है फ़लस्तीन का एक हिस्सा कहीं पर है, एक हिस्सा कहीं पर है, तो बतौर रियासत जो है उसके अंदर एक कहते हैं ना एक सॉलिड एक टेरिटरी भी उनके पास नहीं है, तकसीम हुई हुई है वो बहुत ज्यादा। तो यानी कि अगर इस बात को माना जाता है दो रियासती हल की तरफ, जो कि एक मंतकी बात है, उसका मतलब है कि इसराइल को बहुत सारे इलाकों से पीछे हटना पड़ेगा ताकि जो एक जमीनी ताल्लुक है फ़लस्तीन की मुख्तलिफ पॉकेट्स का वो बहाल हो सके। अब क्या इसके लिए जो है इजराइल और उनका जो ज़ाहिर के जो हिमायती है अमेरिका वो तैयार होगा? अभी तक तो लग रहा है कि बज़ाहिर नहीं। अच्छा, फिर उनको इजराइल की जो हिम्मत बनती है इस बात से, वो ये देख रहा है कि जी उसके सामने रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा है, उसका रद्द-ए-अमल इसलिए नहीं आ रहा है कि फ़लस्तीनियों ने कोशिश की और ज़ाहिर है कि उन्होंने एक नॉमिनल सा डैमेज पहुंचाया, उसके जवाब में इजराइल ने उनके 65,000 लोगों को शहीद कर दिया। बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं वो न्यूट्रलिटी न्यूट्रल है, वो गैर जानिबदार है, एक तरह वो ठीक अखलाक की हिमायत कर रहे हैं, वो ज़बानी हिमायत कर रहे हैं, लेकिन जो है अमली इक़दाम नहीं कर पा रहे। ज़ाहिर कि इजराइल को पता है कि जी वो जो चाहे कर सकता है, और ज़ाहिर इसमें मुसलमान ममालिक जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं वो भी दबाव का शिकार है, क्योंकि पता है कि जी फौजी अंदाज से जो है इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी मुस्लिम रियासतें हैं वो जंग-ए-अज़ीम अव्वल के बाद और फिर दोयम के बाद वो छोटी-छोटी, मतलब उनके पास कोई डेप्थ में जोग्राफिया भी नहीं है, छोटे-छोटे मुल्क हैं वो। कतर को देख लें आप, छोटा सा मुल्क है, यूएई जो है वो छोटा सा है, सऊदी अरब ठीक है टेरिटरी बहुत बड़ी है, तो उस तरह का किसी भी मुल्क के पास इस बात की ताकत नहीं है। अरबों ने जो माजी में जंगें लड़ी हैं इजराइल से, तो उसमें उनको बहुत नुकसान हुआ है, कई के ममालिक ने मिलकर भी हमला किया, तो उनकी जो फौजी तरबियत थी या उनकी जो एक स्ट्रेटेजी थी वो काम करके नहीं दी। और आज का जो मशरिक़ वस्ता है
वो 60 और 70 के मुकाबले कई ज्यादा मतलब कमजोर है। माजरत के साथ चलें, आप कह रहे हैं पुरानी माजी की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया था और ईरान ने जिस तरह से जवाब दिया, अगर आपको नहीं लगता कि तमाम मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, तो ऐसा भरपूर जवाब दिया जा सकता है अमेरिका और इसराइल को कि कोई नज़ीर नहीं मिलेगी, लेकिन मुत्तहिद होना ज़रूरी है, प्रायोरिटी पे होना ज़रूरी है इस चीज़ का? देखिए, ये बड़ी अच्छी ख्वाहिश है कि मुत्तहिद हो जाए, और ये अल्लामा इकबाल के दौर से है कि एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेके तबका के काशगर, लेकिन होके नहीं देते। और अमली तौर पे जाहिर है कि हर मुल्क के अपने अपने मफादात हैं। आप याद कीजिए, जब ईरान हमला किया था इजराइल के ऊपर, तो बहुत सारे जो उनके मिसाइल थे, कौन इंटरसेप्ट करता था, कौन उनको न्यूट्रलाइज करता था? हमारे मुस्लिम ममालिक किया करते थे ना, जॉर्डन से लेके दीगर ममालिक। तो बात है कि ये ख्वाहिश बहुत अच्छी, लेकिन अमली ख्वाहिश नहीं है। और ईरान और इजराइल की लड़ाई में एक स्टेलमेट आया है, ठीक है ना, और वो उसमें जाहिर है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से ईरान को बहुत नुकसान हुआ है उस पूरी लड़ाई का, और जाहिर इजराइल हुआ है। लेकिन जो हमारे मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, अगर आप उनसे ये तवक्को रखें कि कोई वो जो है इनके कोई फौजी कार्रवाई ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया। मोहसिन बेग साहब, आज आग हमारे हमलावरों की तरफ लगी है और हम तमाशा देख रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा, तमाम मुस्लिम ममालिक की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन आग अब दूर नहीं है, क्योंकि अगर कतर पे अटैक हो सकता है तो किसी भी दूसरे मुस्लिम मुल्क पे अटैक हो सकता है। अभी जो मुआहिदा हुआ है सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान, आपको नहीं लगता कि दीगर ममालिक को भी इकट्ठा होना चाहिए इस मुआहिदे में और उसके बाद मुत्तहिद होकर इसराइल को जवाब देना चाहिए? और ये इतना कोई मुश्किल नहीं होगा अगर हम अपने सारे मफाद को बालाए ताक रखें तो। बिल्कुल आपने ठीक कहा जी। बेसिकली सऊदी अरब पूरी उस रीजन को लीड करता है, वो गल्फ कंट्रीज हो या दूसरे कंट्रीज हो, वो सऊदी अरब को फॉलो करते हैं। कोई भी ऐसा काम हो तो वो पहले चाहते हैं कि सऊदी अरब उसकी अप्रूवल दे और फिर बाकी उसको फॉलो करे, खास करके गल्फ कंट्रीज। तो अब जबकि दोहा पे अटैक हुआ तो नेचुरली दो चीजें सामने आई। या तो अमेरिका ने उनको फुली परमिशन दी और थोड़ी सी फैसिलिटेट भी किया, और जो अमेरिकन बेस जो कि दोहा को डिफेंड करने के लिए थी, उन्होंने कोई डिफेंड नहीं किया। या तो जो इनके अपने इक्विपमेंट थे वो जाम कर दिए गए, या जो इक्विपमेंट अमेरिकन इक्विपमेंट दोहा के पास हैं उनमें एक कंडीशन बहुत आम है सारे गल्फ कंट्रीज में कि आप ये इक्विपमेंट हमारे किसी एलाइज के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अमेरिका का एलाई वहां पे तो आपको पता ही है वो इजराइल है जी। तो अब ये एक सोच पैदा हुई कि हमें शायद दूसरी तरफ से कोई मदद लेके अपने डिफेंस को मजबूत करना है, ना कि खाली प्लाजे, बिल्डिंग्स और इन्वेस्टमेंट पूरी यूरोप में, इंग्लैंड में, अमेरिका में करनी है बिलियंस और ट्रिलियंस डॉलर की। लेकिन जब डिफेंड करने की बारी आएगी तो शायद अमेरिका उन्हें वो तहफ़्फ़ुज़ अगेंस्ट इजराइल ना दे सके जी। तो ऐसी सूरत में नेचुरली वो अगर हमारा सऊदी अरब से हुआ है तो बाकी जो रियासतें हैं गल्फ की वो भी इंशाल्लाह फॉलो करेंगी। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस न्यूक्लियर पावर होने के बाद बहुत मार खाई, अगयार के आगे उनकी साजिशों के तहत हमारी इकॉनमी तबाह कर दी गई। लेकिन अब शायद अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है कि हम मुस्लिम उम्मा को भी डिफेंड करें और अपने मुल्क को भी और अपने मुल्क को आगे लेके जाएं। ठीक है आमिर ज़िया साहब, पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान ये जो मुआहिदा हुआ है, इसके बाद पहले तो हमने देखा कि हक की कामयाबी, फिर उसके बाद ये मुआहिदा, पाकिस्तान की पोजीशन आप किस तरह से देखते हैं सिफारती सतह पर भी? आज जो मीटिंग होने जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, आपको लगता है कि अगर माजी में ये तमाम मिसालें ना होती तो हम इस टेबल पे मौजूद ना होते जिस टेबल पे आज हम भी हैं? पाकिस्तान भी स्टैंड कर रहा है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मुलाकात करेंगे दीगर रहनुमाओं के साथ ट्रंप से। नहीं, यकीनन जैसे कि आपने फरमाया, भारत के साथ जो 4 रोज़ा जंग थी उससे पाकिस्तान के तदकाट में इजाफा हुआ है, और उसकी जो है कहते हैं ना कि मुस्लिम ममालिक के अंदर ये पहला मुल्क है कि जिसकी एक हैसियत को तस्लीम किया जा रहा है, वाहिद हम न्यूक्लियर पावर है, उसकी वजह से यकीनन हम उस टेबल पे मौजूद हैं। लेकिन जो बड़ा सवाल ये कि क्या वो जो एक लोग जाके डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे, पूरा मुसलमान ताइदीन जो मिलेंगे, वो किस एजेंडे के तहत मिलेंगे? कन्फ्रंट करने के लिए मिल रहे हैं, उनसे डिप्लोमेसी के लिए मिल रहे हैं, वो कोई वार्निंग देने के लिए मिल रहे हैं, या किसी मतलब जो हमें पता है, जो मतलब जो आप अंदाजा कर सकते हैं, तमाम ममालिक की जो रिश्ते नाते हैं वाशिंगटन के साथ बहुत ही करीबी हैं, और उसके अंदर जो है मतलब फर्माबरदार किस्म के ये हुक्मरान है, उसमें अगर आप ये तवक्को रखें
कि वो कोई ऐसा चीज करेंगे जो कि अमेरिका की मंशा के खिलाफ होगी, तो मेरे ख्याल में एक हम अपने आप को कहते हैं ना धोखा दे रहे होंगे। इनकी कोशिश ये होगी जाहिर कि सुप्रीम फरमा हो दीगर हो कि वो अमेरिका कायल कर सके इस बात पे कि इजराइल ने जिस तरह का जुल्म किया है और जितनी बर्बादी फैलाई है, उसका हल यही है कि एक तो जंगबंदी हो फौरी और उसके बाद इस मसले को हल कीजिए। जो सऊदी अरब ने कई बार वादे किया ये बात कि जी 2 रियासती हल होना चाहिए, लेकिन उसका जो एक कहते हैं ना कि एग्रेसिव आप डिप्लोमेसी की तवक्को ना रखें। यहाँ पे जो भी होगा बड़े सटल तरीके होगा और बहुत ही मतलब है इस नहीं होगा कि आप अमेरिका को ललकार रहे होंगे। कोशिश होगी कि जी डिप्लोमेसी के जरिए अमेरिका को ये लोग अपना लिवरेज इस्तेमाल करें। अरब ममालिक जो मुस्लिम ममालिक उनका एक माशी है उनकी और उनके दोस्ताना ताल्लुकात अमेरिका से, उसको इस्तेमाल करते हुए अपना केस लड़ सकें। यानी हर कोई अपने इनफरादी जो मफाद है उसको लेके चल रहा है आगे, और मुत्तहिद होना ज़रूरी तो बहुत है, लेकिन ये मुश्किल अभी नज़र आ रहा है। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम की सियासत पे बात करेंगे कि आखिर क्या चल रहा है। टू बी स्पेसिफिक, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो उसके अंदरूनी इख्तलाफात ऐसे हैं जो कि कम होने का नाम नहीं ले रहे। आए रोज़ अपने ही लोग एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबां हैं, और अगर हम अली अमीन गंडापुर साहब की बात करें तो वो कुछ और बयानात देते हैं, और जो दीगर वर्कर्स हैं वो उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये ड्यूल पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं। इसके साथ साथ सेनेट और कौमी असम्बली की कमेटियों से भी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन मरात भी ले रहे हैं, गाड़ियाँ भी इंजॉय कर रहे हैं, वो भी वापस नहीं कर रहे। यानी जो भी मरात हैं उसके और पर्क्स हैं वो इंजॉय कर रहे हैं। बेग साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब 27 सितंबर को एक जलसा भी करने जा रही है। पूरी सिचुएशन आपके सामने है, इख्तलाफात उनके बरकरार हैं, बयानबाजी भी जारी है, अब ये जलसा भी होने जा रहा है। कितना कामयाब देखते हैं आप इस जलसे को? लोग बाहर निकलेंगे, और अगर निकलेंगे तो कोई लीड करेगा उन्हें? वैसे तो मैं आपको बताऊं कि इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई डायरेक्शन भी नहीं है कि ये करना क्या चाहते हैं। जो बानी हैं वो खुद बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और कन्फ्यूजन का शिकार है, उनको समझ नहीं आ रही, और उनकी जो सिस्टर्स हैं, नेचुरली बहनें हैं, वो जो भी मैसेज आता है वो बाहर आके दे देती हैं। लेकिन ये जलसे या जो रिज़ाइन है ये इनके लिए खुद नुकसानदेह हैं। आज पाकिस्तान ज़रा डिफरेंट लेवल पे खड़ा है। ये जिस एस्टेब्लिशमेंट को इतना कोसते रहे हैं उसको जो पूरी दुनिया में इज्जत मिल रही है, नेचुरली ये जो 4 दिन की इंडिया के साथ हमारी वॉर थी उसमें पाकिस्तान एक ऐसा अमर्ज करके कंट्री निकल रहा है, और पूरी दुनिया ने उसको और एस्टेब्लिशमेंट को रिकॉग्नाइज भी किया। तो ऐसी सूरत में ये अगर एक ही नुक्ते पे रहें कि उनके खिलाफ बात करनी है तो वो शायद अब लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। सही, रिजाइन करना जरूर कीजिए। आप सियासत नहीं कर रहे, आपने पहले दिन से पॉलिटिकल पार्टी को उस तरह चलाया ही नहीं है, और आपने सियासत, ये रिजाइन की सियासत क्या होती है? अगर आपने सब कुछ करके देख लिया, 2-4 बार इस्लामाबाद पे अटैक करके देख लिया या रिगार्ड करके देख लिया, आपने जितने जलसों में एस्टेब्लिशमेंट को जो भी कहा आप समझ रहे थे वो डरा लूंगा उनको, आपने जजेस को डराया, आपने एस्टेब्लिशमेंट को डराने की कोशिश की, आपने जो भी जबान इस्तेमाल की वो आपके खुद अगेंस्ट गई और आपकी पार्टी के अगेंस्ट गई। आज जो लोग आपकी पार्टी के ट्रबल में हैं, जेलों में हैं, जिनको सजाएं हुई, उसका वाहिद जिम्मेदार ये बानी है, और इसने उनको बेचारों को बहुत परेशान किया, वर्कर्स को, सबको। देखिए, सियासत में आज आपकी बारी नहीं है तो कल आ जाएगी। आज आप अपोजिशन के बहुत बड़े लीडर होते हैं, इतनी सीटों के साथ एक भारी अपोजिशन असेंबली में बैठी होती, तो नेचुरली कल को आपकी बारी आती है। लेकिन खबर नहीं है, वो नेगेटिविटी जो है ज़हन में और वो माशरे में इतना भर दी गई है, उसका नुकसान आज इनको खुद हो रहा है। आमिर साहब, बयानिए की बात कर रहे हैं, वो बयानिया जो बड़ा नाज था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बकौल उनके बड़ा बिकता था वो बयानिया, क्या बयानिया तब्दील करने की ज़रूरत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? क्या स्ट्रेटजी, क्या हिकमत अमली अब अपनानी चाहिए, और बानी को रिहा कराने में संजीदा हैं ये लोग? बात ये कि पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा टेढ़ापन आया हुआ है। पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो जो भी इलेक्शन हुए हैं 2024 में उसको तस्लीम नहीं करे, गलत या सही उस पर हम आप बहस कर सकते हैं। जो उसकी वजह से जो है इस गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं।
अच्छा, उसी तरह जब ये बात अगर आ जाती है कि जी गवर्नमेंट के ऊपर आता है कि ठीक है, पाक फौज ने तो जबरदस्त काम किया भारत के खिलाफ लड़ाई में, लेकिन यहाँ पे बात हो रही सिविलियन इंस्टीट्यूशंस की कि जी ये जो पार्लियामेंट है ये किस तरह से डिलीवर कर रही है, नहीं कर रही, जिस तरह से कानून साजी कर रहे हैं, जिस तरह की पी का लॉ लेकर आए, 26वीं तरमीम लेकर आए, तो बहुत सारी चीजें ऐसी कि जिससे पढ़े लिखे पाकिस्तानी हुए और आम पाकिस्तानी जो है वो बहुत नाला है, और क्योंकि लोगों में डिससेटिस्फेक्शन है तो उसकी जाहिर है कि उसका फायदा जो होता है वो हिज़्ब इख्तिलाफ को पहुंचता है, और हिज़्ब इख्तिलाफ जो है मतलब है कि अब तहरीक इंसाफ की सूरत में बेशक जो है कि एक बहुत एक तरह को उनका बयानिया पसंद नहीं है, वो कहते हैं कि इसको तब्दील होना चाहिए, लेकिन तहरीक इंसाफ भी समझती है कि जी अगर हम इस तरह की मुज़ाहमत नहीं करते तो फिर हमारी कोई हैसियत नहीं होगी, और हमारी मकबूलियत इसी चीज़ पर कायम है कि हम बहुत जोरदार तरीके से मुज़ाहमत कर रहे हैं, हम नफी कर रहे हैं, हम डायनेस्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ बात कर रहे हैं, हम फला जो भी उनका एक मौक़िफ़ है उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो है कि जिस साइड ऑफ फेंस पे आप खड़े हैं उसके लिहाज से आप कहते हैं कि जी ये चीज अच्छी है या चीज बुरी है, तो हमारी सोसाइटी बहुत ज्यादा पोलराइज हो चुकी है, इसमें तवाज़ुन की जरूरत है, और तवाज़ुन जो है वो लाने की ज़ाहिर हुकूमत को जो है, क्योंकि ताकत उनके पास है, इदारों के पास ताकत है, तो उन्हें एक पहलकारी करके पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर एक इस तरह से इत्तेदाल लाने की जरूरत है। इत्तेदाल का मतलब ये होता है कि हिज़्ब इख्तिलाफ को भी आप सांस लेने की जगह दें। अब एक बज़ाहिर लग ये रहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ को जो है बिल्कुल दीवार से लगा दिया गया है, और क्योंकि दीवार से लगाया गया है तो उसकी वजह से उनकी तरफ से भी एक शिद्दत पसंदाना किस्म का जो है मौक़िफ़ सामने आ रहा है। तो ये चीज जो है मजमूई तौर पे मुल्क की अच्छी नहीं, देखिए बात तो हुकूमत की जीत का नहीं है और पीटीआई की जीत का नहीं है, बात इस बात की पाकिस्तान को किस चीज से फायदा होगा। पाकिस्तान को फायदा नेशन से होगा, इस बात से होगा कि जी जब तक जो है पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए रास्ते का वो नहीं कर लेते तयन, हमारी पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी करती है, तो इस तरह ना हो कि जी रात की तारीकी में कर रही है। पाकिस्तान के मफाद के लिए सोचना चाहिए। जिस तरह से आपने बात की बेग साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया गया है या खुद वो लगे हैं दीवार से और फिर हटना भी नहीं चाह रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जी ये गवर्नमेंट जो है उसकी क्रेडिबिलिटी पे कह रही है क्वेश्चन है, तो मुझे बताइए कि 2018 में ये जो बानी बहुत चैंपियन है जमहूरियत का, ये कैसे जीता था? ये जो आरटीएस बंद हुआ, टावर्स बंद हुए, वोट इसके चेंज किए गए, फिर भी तो इसको 4.25 साल दिए उन्होंने गवर्नमेंट करने के। दीवार से ये खुद लगे हैं, इसकी पॉलिसीज लगी हैं। ये मैं आपको बताऊं, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ 5 साल से, ये इंटरनेशनल लॉबी के हाथ में खेल रहा था, इसका एजेंडा पाकिस्तान के लिए डिफरेंट था, इसने हर काम किया जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जाता है। ये आईएमएफ को लेटर लिखना, लोन बंद करवाना, आईएमएफ के बाहर दफ्तर में अमेरिका में एहतजाज करना, ये क्या है? आप सियासत कर रहे हैं ये, और आप कहते हैं पाकिस्तान को कुछ ना हो। आप तो 3 टोटे श्रीलंका और ये बनाना चाहते थे पाकिस्तान को। ये तो अल्लाह ने पाकिस्तान को एक नया जन्म दिया है, एक नई रिस्पेक्ट दी है जिसको पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है। ये कह रहे थे ट्रंप आएगा बानी छूट जाएगा, ट्रंप ने तो जिसके खिलाफ आप थे उसको लंच पे बुला लिया। तो ये कहने की बात, ये जमहूरियत कहाँ है? जमहूरियत इस मुल्क में कभी जमहूरियत आई है? इस मुल्क में कभी फेयर इलेक्शन हुए हैं और आगे हो जाएंगे जिससे दुनिया बड़ी परेशान? ये कौम ऐसी है, ये खुदा की कसम बिरयानी की प्लेट पे 1000 रुपए पे अपना वोट बेचते हैं, तो कहते हैं जमहूरियत होगी, ये मुल्क सीधा होगा। पढ़े लिखे लोग ज्यादा करप्ट हैं, ये पढ़े लिखे लोग मैं आपको बताऊं जाहिलों से ज्यादा करप्ट हैं। इस मुआशरे में आप कहेंगे बानी को दीवार पे लगा दिया गया, पीटीआई, भाई आपको तो दीवार नहीं, आपको तो किसी और जगह लगाना चाहिए था। जितने आपने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, इंडिया वाले क्या कहते हैं कि हमें तो जंग की जरूरत नहीं, इमरान खान बैठा, उसकी पार्टी बैठी है जो पाकिस्तान को तबाह करेगी। ये तो आपका कैरेक्टर है। तो आप कहेंगे जी अच्छा, ये जो अभी आप तोशा खाना का केस मैं कल पढ़ रहा था जी, देखें चोर आप लोगों को कहते थे, आप खुद चोर साबित हुए। आपकी बेगम मुर्शद ने जो चोरियां और पैसे और करप्शन की है, अब देखिएगा वो केस फाइनल हो गया, इसको मेरे ख्याल में उस केस में उम्र कैद होगी या सजाए मौत होगी। क्लियर कट 7 करोड़ का हार आपने 29 लाख में ले लिया, ये चोरी नहीं है। आपने घड़ी जो तोहफतन मिली उस बादशाह की तरफ से आपने मार्केट में आप क्या है यार, आप ठगे। आपने सारी जिंदगी कोई पैसा नहीं कमाया, आपने लोगों की जेब पे नजर रखी और लोगों के से खाया और आप इस मुकाम पे पहुंच गए और आप कहते हैं मैं बड़ा इनकलाबी लीडर हूँ। यार इनकलाबी ऐसे होते हैं, आपका
मॉरल कैरेक्टर क्या है। क्या आमिर ज़िया साहब फिर अब क्या मुस्तकबिल रख रहे हैं बानी पीटीआई का? मुज़ाकरात की बात करते भी हैं फिर पीछे भी हट जाते हैं। अगर मुज़ाकरात भी नहीं होने, टेबल पे भी नहीं बैठना, कुछ सेटलमेंट भी नहीं होनी, तो फिर मुस्तकबिल क्या होगा इनका? हमें जो है ना लोगों की शख्सियतों के तनाजुर में पाकिस्तान की सियासत को नहीं देखना चाहिए, हमें उसूलों की बुनियाद पे देखना चाहिए। अभी मोहसिन बेग साहब जिस चीज का शिकवा कर रहे थे कि इंतखाबात जो हैं धांधली हुई, तो अगर हम कहते हैं जी 18 में धांधली हुई, उससे पहले धांधली हुई, तो उसका मतलब है कि हर बार जब इंतखाब होगा तो ज्यादा बड़ी धांधली होगी, तो ये तो फिर मुल्क सही मुल्क में नहीं जा रहा है ना। तो हम जैसे लोग जो कहते हैं कि जी मुल्क में मुनसिफाना इंतखाबात होने चाहिए, उसके बाद जो भी जीत जाए, अवामी नेशनल पार्टी जीत जाए, जमात इस्लामी जीत जाए, मुस्लिम लीग जीत जाए, पीटीआई जीत जाए, लेकिन इंतखाबात मुनसिफाना होने चाहिए, पहली बात। क्योंकि हम असूलों की बात करें, हम ये नहीं कह रहे जी फला अच्छा। दूसरी बात ये बड़ी अहम बात है, अगर इमरान खान ने कोई चोरी की है तो यकीनन बिल्कुल सजा होनी चाहिए, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजह है कि जिन लोगों ने उनसे बड़ी चोरी की है और जिनके ऊपर अरबों रुपए के जो है चोरी के मुकदमात थे, ठीक है ना, फ्रॉड के मुकदमात थे, मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात थे, उनको क्यों नहीं सजा मिल रही? और तोशा खाने से क्या सिर्फ इमरान खान, मैं ये नहीं कह रहा कि इनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल दें। तो फिर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आपके ख्याल में? लिए तोहफे मतलब नवाज शरीफ साहब से लेके जरदारी साहब, और आप पूरी एक तवील फहरिस्त है, उसमें शाहिद खान बाजी साहब तक का नाम आता है। तो क्या वजह है? ये जो सिलेक्टिव जस्टिस होता है उसकी वजह से आपका पूरा जस्टिस सिस्टम पे शिकायत होती है। हम जैसे लोग ये कहते हैं कि जनाब तमाम लोगों को कानून एक निगाह से देखे, जिसने भी चोरी की हो उसके लिए पाकिस्तान में सियासत के दरवाजे बंद होने चाहिए। लेकिन होता है कि हम एक चोर को बंद करते हैं, दूसरे चोर को आजाद कर देते हैं, फिर हमें वो चोर बुरा लगने लगता है, फिर हमें एक और नया बंदा लेकर आ जाते हैं। इन चीजों को बंद करके आप असूल की बुनियाद पर फैसला करें खुदा के लिए। आमिर साहब ये जो अब बिल्कुल करीब ही है, 27 तारीख को जलसा करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या स्ट्रैटेजी होगी? क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि हमेशा हिकमत अमली का फुकदान नजर आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ होश के नाखून लेने चाहिए, जो आपस के जो इनके इख्तलाफात हैं अगर यही कम कर दें तो कुछ बेहतरी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। ये होश के नाखून तो हम सबको लेने चाहिए, पूरे मुल्क को लेने चाहिए, क्योंकि हमारे चलन जमाने में पनपने का नहीं है। और जलसा करना जमहूरियत में एक बिल्कुल डेमोक्रेटिक राइट है। जलसा जो है इवेंट चेंजर नहीं हो सकता। आप समझें कि उससे रिवाइव हो जाएगी किस्मत पीटीआई की जलसा करने से। जाहिर है कि उनको हिकमत अमली जो है कि लोग हमेशा नजरसानी करते हैं। अगर आपकी एक लाइन लेंथ विकेट आपको नहीं मिल रही तो आप तब्दील करते हैं, बयानियां तब्दील करते हैं, लेकिन जाहिर है ये फैसला हमने और आपने नहीं करना, उनकी क़यादत ने करना है। वो गलत करें सही करें, हम तो तबसरा कर सकते हैं तबसरे में, लेकिन मैं इससे परहेज करता हूं कि हम कहें जी कि मसला सिर्फ ये होश के नाखून सबको लेने। सर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ कि देखिए जलसा आपके हक में भी जा सकता है, लेकिन हमेशा उनकी जो स्ट्रेटजी है उसका फुकदान नजर आता है। तो वो चीज जो वो करना चाहते हैं अपने हक में वो उनके अगेंस्ट हो जाती है। तो पहले अगर प्लान बना ले और उसको एग्जीक्यूट करें तो बेहतर नहीं होगा उनके लिए? नहीं, बिल्कुल अच्छा साइड मशवरा मेरे ख्याल में तो पीटीआई के लोगों को इसका जवाब देना चाहिए कि वो क्या किस तरह से उसके बारे में फैसला करते हैं। लेकिन यकीनन मैं कहता हूं कि जलसा करना जो मुश्किल बना दिया गया है उसकी लोगों को आजादी होनी चाहिए सियासी जमात को, क्योंकि आप अगर लोगों को अपनी भाव निकालने देते हैं, उनको डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज देते तो सियासत जो है उसमें ठहराव आता है। कंक्लूड करें जरा, क्यों इजाजत नहीं देते जलसा करने की? वो कहते हैं हमने मीनारे पाकिस्तान जलसा करना है, हमेशा मना कर देते हैं, करने दें जलसा, क्यों डरते हैं? हाँ जी बिल्कुल, जलसा पुरअमन हो तो उसकी इजाजत बिल्कुल होनी चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। पॉलिटिकल जो है वो किसी माशरे में भी हो तो हेल्थी एक्टिविटीज हैं और पुरअमन रहे, कोई इशू नहीं है। मैं समझता हूँ पंजाब गवर्नमेंट अगर ये जलसा करना चाहते हैं तो उनको इजाजत देनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बड़ी बात भी नहीं है। जलसे अपोजिशन जो है वो करती रहती है और वो एक कोई ऐसी खास बात नहीं है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, जो आप आमिर ज़िया साहब से सवाल कर रही थी कि प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग नेचुरली लीडरशिप मुतय्यन करती है, बयानियां भी लीडरशिप मुकर्रर करती है। ये जो लोग बानी को जानते हैं वो हमेशा एक शख्स से एक बात करता है और दूसरे से मुख्तलिफ बात करता है, इसलिए इख्तिलाफ जो है वो पैदा करता रहता है। पार्टी में कोई भी बंदा पार्टी में इतना ज्यादा पॉपुलर ना हो। अब आप देखिए कि जो गंडापुर साहब है उनके अगेंस्ट कोई है, अलीमा कुछ बयान नहीं है, उनके अगेंस्ट दूसरा निकल आता है। तो ये बानी की आदत है, क्योंकि आई विटनेस हूँ, अगर पार्टी में कोई दो लोग हाथापाई पे उतर आए तो ये चुप करके कमरे से बाहर चला जाता था, ना कि उनको छुड़ाता।
तो मैं इसको कहता था उस वक्त भी कि आप ये क्यों करते हैं यार, आप उठ के उनको दोनों को मना करते। तो कहता नहीं लगे रहने, यानी ये चाहता था कि आपस में दस्तों गिरे। वो इख्तिलाफात जो वहां से शुरू हुए वो इख्तिलाफात अभी तक खत्म नहीं हो रहे और वो इख्तिलाफात हमें अभी भी नजर आ रहे हैं जो यकीनन पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। मोहसिन बेग साहब, आमिर ज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। नाजरीन, प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पान।